तो ये तो था दावों का शोर। अब इसके इतर हकीकत का भी जिक्र कर लेते हैं। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। 3 मेहमान है, चौथे मेहमान का इंतजार है। 3 मेहमान, केसी जैन साहब बीजेपी के चेहरे हैं, राहुल जी कांग्रेस के चेहरे हैं, निपुण जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक पंडित हैं, और समाजवादी पार्टी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, लेकिन वो देर से हैं। लेकिन पहले शुरुआत निपुण जी आपके साथ करना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निपुण जी, बैठक की तारीख मुकर्रर है, जगह मुकर्रर है, वक्त भी मुकर्रर लगभग हो चुका है जी। ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, या फिर मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं? किस तरह से देखते हैं इस बैठक को? विपक्षी बैठक होने जा रही है एक ही तारीख को, जिस दिन आखिरी चरण का चुनाव है। क्या लगता है आपको? देखिए, विपक्ष का अगर मुंगेरी लाल के सपने की बात करें तो ये तो कहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और मैं तुम्हें जरूर कहूंगा कि देखिए, विपक्ष जो है जिस एकजुटता के साथ इसको जुड़ना चाहिए था, स्टार्टिंग से आप देखें, गठबंधन लेट होता है आपका, उसके बाद जो गठबंधन को करने वाले लोग थे वो सबसे पहले साइड हो जाते हैं, फिर गठबंधन कहां पर है कहां पर नहीं, जनता में बड़ा कंफ्यूजन, कॉमन एजेंडा अपने पास में नहीं है। तो जब इस प्रकार की स्थिति होती है और चेहरा अब तक भी डिसाइड नहीं है, अब हो सकता है शायद 1 तारीख को कोई चेहरा डिसाइड करे, चेहरा फाइनल करे। लेकिन बात अब चेहरा फाइनल करने से क्या होगा? नतीजे तो 4 को आने हैं। वही 2 दिन के लिए चेहरा थोड़ी ना, और चुनाव खत्म होने के बाद चेहरे का क्या मतलब? हाँ, मैं वही बात कह रहा हूँ। तो शायद कुछ हो, मैं तो कह रहा हूँ कि शायद कुछ हो, अब तो कोई मतलब है नहीं। तो बात ये है कि जब हम जनता से बात करते हैं तो जनता ये कहती है कि जो विपक्ष के जब एक कॉमन एजेंडे में वो बात नहीं कर पा रहे हैं, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि कहीं पर साथ में है, पश्चिम बंगाल में फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के सामने, केरल में जो फाइट कर रहे हैं, हरियाणा पंजाब में जो फाइट कर रहे हैं। बैठक से किनारा कर लिया है। हाँ, अब देखिए टीएमसी ने किनारा ही कर लिया। तो जब इस प्रकार की स्थिति है, और देखिए मूलभूत बात क्या होती है कि जब हम किसी भी गठबंधन की बात करते हैं, आज तक आप सेंट्रल में आप गठबंधन की बात कीजिए, पहला गठबंधन जो बना था, जो आपका असफल रहा 77 जनता पार्टी सरकार का, वो असफल रहा। 90 के बाद जितने गठबंधन बने, पहला गठबंधन कामयाब रहा एनडीए 1, उसके बाद यूपीए 1 और यूपीए 2, ये 3 गठबंधन हमारे यहाँ पे कामयाब रहे। लेकिन तीनों की आप कार्यशैली देखें, चुनाव होने से पूर्व आपके पास एक एजेंडा था, कॉमन एजेंडे के माध्यम से आप जनता के सामने गए, तो जनता के सामने तस्वीर रखी। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ तिलक जी, मैं ये बात कह रहा हूँ, देखिए देश ने एक कमजोर सरकारों का दौर देखा है और एक मजबूत सरकारों का दौर देखा है, और फिर आज 10 साल की मजबूत सरकार देखी है। बात यहाँ पर पीएम 13 की बात नहीं है, बात यहाँ पर ये नहीं है, बात ये है कि कौन सी सरकार ऐसा है जो नहीं, 1 तारीख को बैठक बुलाने के पीछे का मकसद क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि जो बैठक का मकसद होगा वो जनता को एक मैसेज देने का प्रयास 1 तारीख को। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कपिल सिब्बल जी ने ईवीएम का मुद्दा बना दिया है, तो उस प्रकार के भी अगर हम हारते हैं तो हमको क्या अपने सर्टिफिकेट लेके चलने हैं, क्या जनता के सामने? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हार के बहाने तलाशे जाएंगे? मतलब मुझे तो ऐसे लगता है जैसे कपिल सिब्बल जी ने कहना शुरू कर दिया है, ईवीएम को लेकर अभी से स्टार्ट हो गए हैं। और कपिल सिब्बल एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, हम जानते हैं, वकील भी है बहुत बड़े। तो जो इस प्रकार के मुद्दे बनते हैं, इस प्रकार की बातें आती हैं, और आप, मैं फिर बात कह रहा हूँ कि आप किस आधार पर कहेंगे कि विपक्ष, आप जितने भी एनालिस्ट को देखेंगे, मैं कई एनालिस्ट को देखा जो पॉलिटिकल एनालिस्ट माने जाते हैं, वो सभी कह रहे हैं कि जो आपका एनडी गठबंधन है और दूसरा आपका जो मोदी सरकार यानी कि आपका जो एनडीए गठबंधन है, हम दोनों गठबंधनों को देखें तो मेजोरिटी तो मिल रही है एनडीए को। तो आप सबके सब एनालिस्ट को उठा के देखें और पूरा आप अगर कैंपेनिंग देखें तो आपको इसके अंदर नजर आ जाएगा कि कौन पार्टी पावर में आ रही है, कौन नहीं आ रही है। और बहुत सारे एजेंडे हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं। मैं फिर कहूंगा विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी, एक मजबूत विपक्ष पहले से बनाना चाहिए था, और उसके बाद फिर आपका जनता के बीच में आना चाहिए था कॉमन एजेंडा लेकर। राहुल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? राहुल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी राहुल जी, सुना आपने निपुण जी जो बात कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। वैसे इस बैठक का मकसद क्या है साहब? नतीजे तो 4 को आ रहे हैं, 1 तारीख को ये बैठक बुला रहे हैं आप। जी, तो मंच पे सभी को पहले तो नमस्कार जी, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे। बैठक तो देखिए जनबंधन है तो बैठक तो होनी चाहिए, सब लोग सिंक में रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो टॉप के लीडर्स हैं हर टीम के
हर पार्टी के, वो आपस में कांटेक्ट में रहे। आजकल तो कम्युनिकेशन का जमाना भाई, ओवर इंटरनेट कॉल यू कैन बी इन कांटेक्ट। तो जरूरी नहीं है कि हर कोई आए, सब पार्टी की अपनी अपनी अपना अपना काम है, अपना अपना ये है। बट जनबंधन क्या होता है? हम कह रहे हैं कि हम एक विचारधारा वाले लोग एक ऐसे विचारधारा से लड़ रहे हैं जो हमसे मेल नहीं खाता है। तो हर पार्टी के एमपीज हैं, मतलब जनाधार सबका है। तो ये जनता की बात है, जनाधार को बेइज्जत करके आप जनता को बेइज्जत कर रहे हैं। तो हर पार्टी के का अपना जनाधार है। तो जो प्रतिनिधि है वो अपना जिसके साथ भी जब गठबंधन को एक साथ एक मंच पर एक साथ रणनीति बनानी चाहिए थी, तब आपने रणनीति ना बनाकर नहीं बनाया। सुनिए, हमारा जनबंधन जो है, वही बात निपुण जी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका कॉमन मीडियम प्रोग्राम क्या था, बता दीजिए। बिल्कुल, हमारा जो भी है सब कॉमन है, हमारा जो भी है एजेंडा सब कॉमन है। नहीं, आपका तो एक ही एजेंडा था ना, मोदी हटाओ। नहीं, हमारा एजेंडा मोदी हटाओ नहीं है, वो तो जनता का एजेंडा है। हाँ। हमारा एजेंडा है, हमने 5 ले आए, 25 गारंटी लाए हैं। हम युवा के लिए नौकरी लाए हैं, 30 लाख सरकारी पद भरेंगे। किसानों के लिए एमएसपी गारंटी लाए हैं। जो 72,000 करोड़ हमने यूपीए का कार्यकाल में, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जो किसानों का कर्जा माफ किया था, वो फिर से होगा। क्योंकि किसान देखिए, हर 2 घंटे पे एक किसान मर जाता है। तो सुसाइड रेट इतना बढ़ चुका है किसान का, तो उनका कर्जा माफ होगा। शासन काल में भी यही आंकड़ा था हुजूर। 72,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ हुआ है यूपीए काल में। आपको पता है, हम सबको पता है, पब्लिक डोमेन में है जी। हम कह रहे हैं कि इस बार फिर से हम इस बैठक को बुलाने का मकसद क्या है साहब? कर्जा माफी तो होगा नहीं? नहीं, क्यों नहीं होगा? आप कैसी बात कर रहे हैं आप? हमने वादा किया है, उन्होंने वादा तक नहीं किया। बीजेपी अपने 10 मैनिफेस्टो की गारंटीज बताए। हमने महिलाओं को बोला 1 लाख रुपया देंगे हर परिवार। निपुण जी कह रहे हैं बैठक को बुलाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आप बहाने तलाश कर तैयारी करेंगे 4 तारीख की। भाई बैठक, हम कह रहे हैं कि बैठक का सिलसिला चलता आया है और चलता रहेगा। निपुण जी जल्दी से प्लीज आप, फिर उसके बाद अशोक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी जैन साहब आपके पास आना, उसके बाद बोलिए निपुण जी। हाँ, राहुल जी अभी बात कर रहे थे। का मैं जवाब नहीं दे पाया। राहुल जी सीधा प्रश्न आपसे करूंगा। आपकी बात का पहले वो कर लूं। 2-3 प्रश्न मेरे आपसे थे। मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा कि कांग्रेस के वो कपिल सिब्बल, पहला बात तो वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट एमपी है, ठीक है, राजस्थान है। बट साहब वो ठीक है, वो आपके चेहरे रहे, वो उनका कहने का औचित्य वो था। आप छोड़िए वो कहाँ से सपा के टच में है, कोई मुद्दे पर आइए। कह रहा हूँ जी, मैं एक बात कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूं कि जो राजीव कुमार हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिसको खुद रूलिंग पार्टी ने नियुक्त किया है प्रधानमंत्री, बीजेपी के लिए पूरा प्रचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो प्रधानमंत्री की तरफ से वो प्रधानमंत्री का रोल सिर्फ निभा रहे हैं, वो अपने पार्टी के लिए पूरा प्रचार कर रहे हैं। पूरे 10 साल उन्होंने किया है, अब तो झूठ भी बोल रहे हैं। तो जब उस आदमी ने इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त किया है, जो एक पार्टी का स्टार प्रचारक है, तो इलेक्शन कमिश्नर जब हमारी नोटिस, देखिए प्रक्रिया पर मैं जाऊंगा तो कौन कहां किसने किसको राज्यसभा भेजा, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहूंगा। निपुण जी प्लीज जल्दी से अपनी बात रखिए। राजीव कुमार, मैं 2-3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ राहुल जी से। अभी बड़ी आपत्तिजनक बात इन्होंने बोली। इन्होंने कहा चुनाव आयोग जो है वो आपके बीजेपी के हैं। ये किस आधार पर कह रहे हैं? चुनाव आयोग की व्यवस्था संविधान के आर्टिकल 324 में दी गई है। सुनिएगा राहुल जी आप बोले, मैं नहीं बोला। राहुल जी जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला। आप मुझे फिर वही बात कह रहे हैं। डेटा तो चुनाव आयोग के ऐप पर था, ये चुनाव आयोग ने बोल दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने। आपको फिर वही बात कह रहे हैं चुनाव। अरे भाई मेरी बात सुनिए राहुल जी, मैं 2 मिनट आपसे प्रश्न करना चाह रहा हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है, आपने कहा महिलाओं को 1 लाख रुपया आप देंगे, ठीक है ना? आपने कहा कांग्रेस की गारंटी है। मैं बार-बार ये प्रश्न पूछ रहा हूँ सभी से, आप ही बताइए कितनी महिलाओं को आप देंगे? और मान लीजिए आप कहते हैं 10 करोड़ महिलाओं को हम देंगे, 10 करोड़ इंटू 1 लाख कितना अमाउंट बैठा? मुझे ये बताइए कि इतने अमाउंट की आप व्यवस्था भारत के बजट में कहां से करेंगे? एजुकेशन में से करेंगे, हेल्थ में से करेंगे, फूड में से करेंगे, कहां से करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, जो आप बार-बार आप सुनिए मेरी बात, दूसरा प्रश्न, 3 प्रश्न मेरे आपसे, आप 3 प्रश्न को उत्तर दे दीजिएगा। मैं बात करूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा आपके बीच में। राहुल जी मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मुझे भी संविधान बचाओ की बात आप करते हैं, तो संविधान मुझे भी अधिकार देता है बोलने का, है ना? आप मेरी बात को सुनिए, फिर आप जवाब दीजिए। बड़ी अच्छे से बात करेंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी बात। आपके 30 लाख युवाओं को आप रोजगार देंगे। आपको पता है भारत में 65% युवा आबादी है, 87 करोड़ हमारे पास युवा हैं।
30 लाख युवाओं को आप रोजगार देके बाकी युवाओं को क्या करेंगे? ऐसी छोड़ देंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, जब आप पावर में आ जाएंगे, तीसरा क्वेश्चन, जब आप पावर में आ जाएंगे, आप लालू यादव जी पार्टी का जो एजेंडा है उसको लागू करेंगे, केजरीवाल की गारंटी लागू करेंगे, या अखिलेश यादव जी की गारंटी लागू करेंगे, या राहुल गांधी जी की गारंटी लागू करेंगे? मुझे बस ये बता दीजिए किस आधार पर आप कार्य करेंगे? मैं बता रहा हूँ, हो गया, मैं जवाब दे लूं भाई। तो आपने पहली चीज क्या पूछी थी? आपने, चलिए मैं अपोजिट जाता हूँ, जो लेटेस्ट सवाल था आपका कि आप 30 लाख तो सरकारी पद भर देंगे, उसके बाद आप बाकी के यूथ के लिए क्या करेंगे? बाकी के यूथ के लिए हमारा अप्रेंटिसशिप का ये है। देखिए, वर्ल्ड में पहली सरकार है। राहुल जी प्लीज सीधा सीधा उत्तर दीजिएगा, सीधा सीधा प्रश्न। निपुण जी एक मिनट, राहुल जी एक मिनट। जब मुद्दों पर चुनाव होना था तब मुद्दों पर चुनाव हुआ नहीं। मुद्दों के आधार पर क्या चुनाव हुआ? 6 चरण गुजर गए साहब, 7वां चरण आखिरी चरण के हैं, और यहाँ मुद्दों के आधार पर तो चुनाव हुआ ही नहीं। एक मिनट, अब केसी जैन साहब और अशोक जी के पास जाऊंगा मैं। केसी जैन साहब, नहीं, मैं पहले इनके राहुल जी इन्होंने मुझसे डायरेक्ट सवाल किए हैं। राहुल जी, आपको मैं पूरा मौका दूंगा। अगर आप चर्चा में बने रहना चाहते हैं तो संयम के साथ सुनना पड़ेगा साहब। मेरे कार्यक्रम का एक असूल है, यहाँ चिल्लाना मना है। मैं सवाल भूल जाऊंगा तब आप भूलेंगे नहीं, आप लिख लीजिए, और मैं नहीं भूलता हूँ सवाल। आपको पहले बोलना चाहिए, मेरी आदत नहीं है राहुल जी, संयम के साथ अपनी बात को रखिए, पूरा वक्त दूंगा। मेरे ऊपर चिल्लाने की जरूरत नहीं है साहब, अभी ऑडियो नीचे रहेगा। केसी जैन साहब। जी जैन साहब, विपक्ष के मुंगेरी लाल के हसीन सपने या कहानी कुछ और है? धुक तो नहीं हो रही? आप कह रहे हो कि हम तो 300 पार कर चुके, 400 की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भैया बुला लो सबको इकट्ठे 1 तारीख को ही, कहीं देर ना हो जाए। जी देखिए चावला जी, सही बात ये है कि इंडी गठबंधन कहीं दिखाई नहीं दिया पूरे चुनाव में। आप देखिए, यही केजरीवाल जी दिल्ली में 7 चुनाव लड़ रहे हैं और पंजाब में एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। खड़गे जी, ममता बनर्जी क्या कर रही है? वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कह रही है और कांग्रेस ममता जी को भ्रष्टाचारी कह रही है। और एक चीज है, जहां पे इस गठबंधन की जिसने शुरुआत की नीतीश कुमार जी, वो सबसे पहले गठबंधन से अलग हो गए। तो कुल मिलाकर के कहीं पे गठबंधन दिखाई नहीं दिया। और नहीं अखिलेश जी की बात, अखिलेश जी ने 6 सीटें मांगी थी इनसे मध्य प्रदेश में विधानसभा की, 6 सीटें विधानसभा की, यानी कि 1 सांसद। जैन साहब, वो तो दूसरे जमाने की बात होगी। मैंने आपसे पूछा 1 तारीख को बैठक बुला रहे हैं, उसका क्या मकसद दिखाई दे रहा है आपको? वो उसी पे हम बात कर रहे हैं चावला जी, उसी पे बात कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि शायद चुनाव होने के बाद किसी तरीके से गठबंधन बन जाए, यानी कि इनका प्री पोल कोई अलायंस नहीं था, पोस्ट पोल अलायंस की एक कवायद कर रहे हैं। और एक चीज है कि उसके साथ साथ जिसकी ये बातें कर रहे थे वही सारी बातें फिर दोहराई जाएंगी। कौन सी? अपने बताइए। चुनाव आयोग भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी का, ईडी भारतीय जनता पार्टी की, सीबीआई भारतीय जनता पार्टी का, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का, और न्यायपालिका भारतीय जनता पार्टी। तो फिर क्यों बात की जा रही है और ये गड़बड़ लगाई जा रही है कि हार का चुनने वाली कमेटी से सीजीआई ने हार का टीका हटा के प्रधानमंत्री राहुल जी एक करके प्लीज, राहुल जी प्लीज एक करके। जो ये 13 सीटों पे चुनाव हो रहा है, कितनी सीटें आपके पास? जैन साहब, मुझे एक बात बताइए ना, एक मिनट। आप कह रहे हो कि आप तो 310 पार कर चुके हो, आपके पार्टी के नेता चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी कह रहे हैं ना? जी। तो अब 115 सीटों के इतर अब जो आखिरी चरण का चुनाव है जी, तो आप 90 सीटें कैसे पार कर लेंगे? नहीं देखिए, ये एक आंकड़ा है और 400 प्लस का लक्ष्य लेकर के हम चले थे, और अभी 57 सीटें जो बची हैं उन पे चुनाव होना है। 90 कैसे जीत लोगे आप? नहीं, हम 90 की बात नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि लक्ष्य था हमारा वहां तक था। हो सकता है लक्ष्य कुछ कम हो जाए, कुछ कम हो जाए, मतलब आपके नेता मंचों से कह रहे 400 पार और आप कह रहे हो लक्ष्य कम हो जाए। ये कॉन्फिडेंट डगमगाने क्यों लगा आपका? कोई कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है। अगर अमित शाह जी कह रहे हैं नहीं, तो फिर 57 में से 90 कैसे जीत लोगे आप? 310 आप कह रहे हो, आप जीत चुके हो, तो 90 57 में से 90 सीटें कैसे जीत लोगे?
नहीं, मतलब इतनी तो हम जीत ही चुके हैं 310। नहीं, आप तो कहोगे कि हम 500 सीटें जीत चुके हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा वक्त में जब 57 सीटों पर चुनाव होना है, उसमें से 90 कैसे जीत लोगे आप? मैं ये पूछ चावला जी 57 सीटों की बात हो रही है। हाँ। इन 57 में से उत्तर प्रदेश की 80 सीटें ले लीजिए। 80 में से कांग्रेस के पास कितनी थी? 1 सीट थी, और वो भी चली गई सर, राज्यसभा। ये गणित जो है ना आप लोगों का, एक मिनट जैन साहब, गांधी चली ये गई 2 दूनी राज्यसभा। 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये एक मिनट, ये वाला गणित मुझे नहीं समझ में आता। ये आप जो समझा रहे हो कि भैया 80 की 80 हमारी हो गई, यादव जी कह रहे हैं कि भैया 80 की 80 हमारी हो गई। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि भाई 57 सीटों पर चुनाव बचा है, आप कैसे कह रहे हो कि 90 सीटें हम जीत लेंगे? मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं। चावला जी, बात 90 और 100 सीट की नहीं है। बात ये हम 400 प्लस लेकर के चले थे, और ये बात निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और उत्तर प्रदेश के लिहाज से कांग्रेस के पास जो 1 सीट थी वो भी कांग्रेस खो रही है। जैन साहब जी, अब की बार कितने पार? की बार 400 पार का हम लक्ष्य लेकर के चले थे, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। नहीं, आप पूछ रहा हूं आपसे, 400 पार हो रहे हो? देखिए, हमारा लक्ष्य था, अभी 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, ठीक है जैन साहब, पार हो रहे हो कि 310 तो हमारी हो ही गई, 310 तो हमारी हो ही गई है अब तक की। अच्छा, 310 हो गई है, ठीक। हाँ। अशोक यादव जी, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, निपुण जी कह रहे हैं। और केसी जैन साहब को 5G की सुविधा उपलब्ध करवाइए। मोदी जी कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया, उनको 5G की सुविधा उपलब्ध करवाइए। बीजेपी नेता है, उनको अलग से सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, उनका फ्रेम फ्रीज रहता है। हाँ, अशोक यादव जी जी ये कह रहे हैं कि भाई मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अब 1 तारीख को बैठक, क्या मकसद है आप लोगों की इस बैठक का? किसानों पे गोली भी चलवाएंगे। राहुल जी, मेरी बात समझ में आती है आपको? बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है, तो बिल्कुल आप अब बिल्कुल अब ऑडियो नीचे रहेगा इनका। आपको इस कार्यक्रम का हिस्सा रहना है तो मेरे साथ तहजीब के साथ, आपको पूरा मौका दिया है। यहां चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आपकी पार्टी का कार्यालय नहीं है साहब, ये समझ में आई आपको? यह आपकी पार्टी का कार्यालय नहीं है। आपको पूरा मौका दिया, अपनी बात रखिए तर्कों के साथ। अशोक यादव जी जी साहब, ये बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं क्या, और मकसद क्या है? देखिए, आपने जो लगातार सवाल पूछ रहे हैं, 1 तारीख को बैठक का क्या ऑब्जेक्टिव है, किस लिए बैठक हो रही है। जी देखिए, हर गठबंधन का एक सिस्टम होता है कि वो उसका एजेंडा होता है कि उस एजेंडे के तहत कोई भी काम वो करता है। हमारा गठबंधन है इंडिया गठबंधन, और हमें 1 तारीख को बैठक में क्या डिस्कस करना है, क्या डिस्कस नहीं करना है, ये तो हमारा गठबंधन का मतलब पर्सनल इशू है। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात मैं आपको कहूंगा कि जो चर्चा यहाँ पे चल रही है कि 1 तारीख को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहाने खोजे जाएंगे और क्या क्या बातें। देखिए, 1 तारीख को चूंकि इस 7वें जो चरण का आखिरी चरण है 1 जून जी, और 1 जून को ही, जिसे एक कहावत है कि ताबूत में आखिरी कील ठोकना, तो जनता देखिए भाजपा की जो ताबूत है उसमें आखिरी कील ठोकने जा रही है, और इस कील का क्या आउटकम्स होगा, इसी पे एक तरह से डिस्कशन होने का एक हम लोगों का। क्या आप लोग ये भी तय करना चाह रहे हैं, या देखना चाह रहे हैं, या समझना चाह रहे हैं कि कौन साथ खड़ा कौन नहीं खड़ा, और फिर 4 जून को तय कर लिया जाएगा? नहीं, देखिए, साथ खड़ा और नहीं खड़ा का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हमारे इंडिया घटक के जितने भी लोग थे, नहीं, ममता दीदी इस बैठक में नहीं आ रही है। देखिए, ममता दीदी ने शुरू में क्या कहा था, शुरू में ममता दीदी ने कहा था कि हम भले इंडिया गठबंधन के पार्ट नहीं हैं, लेकिन हम उनके सहयोगी हैं। तो चूंकि यह बैठक इंडिया गठबंधन की जो घटक दल है उनकी है, हाँ। तो इसलिए ममता दीदी अगर नहीं आ रही तो इसमें कोई आश्चर्य वाली अच्छा, तो बात मतलब नहीं आप ये कह रहे हैं कि वो हमारा पार्ट है भी और लेकिन नहीं भी है? नहीं, देखिए, पार्ट है भी नहीं भी है मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया के गठबंधन का वो पार्ट नहीं है ममता बनर्जी जी, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम सहयोगी हैं। पार्ट होना और सहयोगी होने में अंतर है, वो सहयोगी हमारी। उन्होंने एक नहीं कई मंचों से बात। अब आप 1 तारीख को बैठक बुला रहे हैं, 2 को भी तो बुला सकते थे। मैं वही आपसे कहा कि 1 तारीख चूंकि वह दिन है जिस दिन भाजपा की जो अग्निवीर, पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, तमाम तरह की दुश्वारियां देश को देने वाली भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का दिन है 1 जून।
अशोक जी, मैं इसीलिए आपसे ये एक जानना डेट चाह रहा हूँ, अब इसके decide बाद तो चुनाव है नहीं 1 तारीख के बाद, नहीं, तो ये बैठक 2 तारीख या 3 तारीख को भी तो बुलाई जा सकती थी। बिल्कुल बुलाई जा सकती थी। हाँ 4 तारीख के बाद भी बुलाई जा सकती थी। नहीं, 4 तारीख को तो खैर, क्योंकि उस दिन जैन साहब कह रहे थे कि 4 दिन ये गठबंधन खत्म। नहीं, देखिए जैन साहब क्या कह रहे हैं, वो उनकी अपना ही समझ है। कह रहे 4 तारीख वो आखिरी तारीख है जिस दिन इनका गठबंधन खत्म होने वाला है। तिलक जी देखिए, आप देख रहे होंगे, मुझे लगता है इधर जब से चुनाव शुरू हुआ है और तीसरे चौथे चरण के बाद जो लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज या जो भाषाई मर्यादा या जो आप देखेंगे माननीय मोदी जी का, वो क्या कह रहा है, उससे यही समझ में आ रहा है कि हार की वजह से, और जो आसन्न हार है उस हार को देखते हुए उनकी मनोस्थिति थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई है। इसीलिए वो कभी कहते हैं कि हमारे संपत्ति को एक खास धर्म के लोगों को बांट दिया जाएगा, कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन आपका मंगलसूत्र छीन लेगी। और मजे की बात देखिए कि कल उन्होंने मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया। तो देश की जनता इस चीज से भली भांति अवगत है। जैन साहब जवाब दीजिए कि उसके नेता की मनोस्थिति ठीक नहीं है, उनको आराम की जरूरत है। जैन साहब वो ये कह रहे हैं हमारी रणनीति, हमारा गठबंधन, हम 1 को बैठक करें या 2 को बैठक करें या 3 को करें, वो कह रहे हैं हमारी मर्जी भाई, हम जब चाहे तब बैठक करें। और आप कह रहे हो कि भाई इनकी तारीख तय है, 4 तारीख को ये गठबंधन का आखिरी दिन होगा। नहीं देखिए चावला जी, बात यह है कि गठबंधन दिखाई कहां पर दिया, समस्या तो इसी बात की है ना तो इनका मैनिफेस्टो एक साथ आया, मैनिफेस्टो पे भी एक दूसरे के पे विवाद रहा, सीटों को लेकर के भी विवाद रहा, पंजाब में ये एक दूसरे की कमियां गिनाएंगे, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहेंगे, दिल्ली में गठबंधन करेंगे। ममता जी साथ में भी है, नहीं भी है, वहां ममता जी के खिलाफ पूरी की पूरी कांग्रेस खड़ी है सारी सीटों पे, और कांग्रेस ममता जी के सामने खड़ी है। तो कुल मिलाकर के गठबंधन दिखाई कहां दिया। उसके बाद में भी जो गठबंधन है उस पर क्या जनता ने भरोसा किया। उत्तर प्रदेश के लिहाज से आप देखिए कि पिछली बार बहन जी अखिलेश यादव जी के साथ में थी, उसके बाद में भी राहुल गांधी चुनाव हार जाते हैं। वहां पे ना बहन जी चुनाव लड़ी, ना अखिलेश यादव चुनाव लड़े, ना आरएलडी चुनाव लड़ी। आज आरएलडी हमारे साथ में, बहन जी अलग चुनाव लड़ रही है। और राहुल गांधी जी को अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है पूरे देश में लेकर के, तो ऐसी स्थिति में वो अमेठी छोड़ करके रायबरेली क्यों गए? नहीं, वो विषय अब खत्म हो गया ना जैन साहब, अमेठी रायबरेली क्यों गए। अब आप कहोगे कि भैया अखिलेश यादव यहां से क्यों लड़े, वहां से क्यों नहीं लड़े। अब सवाल ये है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई मुद्दे तो गौण रहे, अगर मुद्दों के आधार पर चुनाव होता तो ये मटन, मुसलमान, मंगलसूत्र ये सब कहां से आता। नहीं बात ये है चावला जी, एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि मुद्दों से हम भटका है। स्वयं पित्रोदा किसकी पार्टी के हैं, ये विरासत कर लेकर के कौन आया। तो अगर इनको मुद्दों पे रहना था तो मुद्दों को दिग्भ्रमित करने का ऐसे बयान भी आप लोग ढूंढते, मतलब छांट के ढूंढ के निकाल लेते हैं आप लोग भी। खैर अशोक जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर निपुण जी आपके पास आ रहा हूं। तो सारी चीजें भ्रमित की। देखिए तिलक जी, आप दरअसल हमारे भाजपा के प्रवक्ता थोड़ा सा इनको तैयारी करके आना चाहिए। विरासत टैक्स की बात अगर किसी ने किया तो सबसे पहले तो जसवंत सिन्हा जी थे, सॉरी जसवंत सिन्हा ने, जयंत सिन्हा उनके बीच में कौन क्या लेकर के आया उसकी चर्चा करिए ना। अरुण जेटली साहब थे, 2 लोगों ने शुरू किया था विरासत टैक्स की बात। अच्छा, स्वयं पित्रोदा कोई कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है, बड़े नेता नहीं, न तो कोई अध्यक्ष है, न तो कोई बहुत बड़े, वो सलाहकार हैं कांग्रेस पार्टी के, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, सलाहकार की क्या हैसियत होती है आज ये बताइए, क्या मुजरा शब्द मुद्दा है? कुछ होता है इस प्रधानमंत्री गरिमा पद पे एक संस्था होती है प्रधानमंत्री पद की, और इस संस्था पे बैठे हुए पद मतलब प्रधानमंत्री के मुंह से मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल विपक्ष के लिए क्या ये मुद्दों से भटकाव नहीं है, या विपक्ष को जलील करने जैसा नहीं है, या प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिराने वाला नहीं है। अपने लोगों को ये ज्ञान क्यों नहीं दे पाए कि मुद्दे पर रहिए आप? अरे भाई, अपने लोगों को अगर ज्ञान दे पाते मुद्दे पर रहिए, तो आज अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम देखिए 80 पे नहीं बोलता हूं, 80 पे तो लड़ भी नहीं रहे। जैन साहब आप सीटों पर रहे, खुद फ्री फाइट है आपके लिए, बोलिए आराम से, आप बोल लीजिए। नहीं, आपने कहा कि भाई विरासत कर लेकर के कहा आप गए, ये मुद्दा लेकर के कौन आया? चुनाव मुद्दा लेकर के कौन आया? इसको मुद्दा बनाया किसने? यही तो सवाल है कि मुद्दे के आधार पर चुनाव हुआ क्या? 5G की सुविधा उपलब्ध करवाइए जैन साहब को तुरंत। 1 मिनट निपुण जी, मुद्दे के आधार पर चुनाव हुआ कहां?
यहां तो बात मंगलसूत्र की हुई, मुसलमान की हुई, मटन की हुई है, मुस्लिम आरक्षण की हुई, लेकिन मुद्दे पर चुनाव ना हुआ कि हुआ? हाँ नहीं, बिल्कुल मुद्दे पे चुनाव नहीं था। और देखिए, मुद्दे पे चुनाव बनाने की जिम्मेदारी विपक्ष की थी। देखिए, सत्ता पक्ष की हम बात करते हैं तो सत्ता पक्ष ने शुरुआत में जब चुनाव शुरू हुए थे उससे पहले कहा कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, 2047 में विकसित भारत बना देंगे। उन्होंने अपना एजेंडा, अपना मुद्दा देश के सामने रख दिया था। बात ये थी कि विपक्ष को जो भी सरकार की कमजोरियां थी उन कमजोरियों को लेकर चलना था। लेकिन बीच बीच में आज भले कितना भी पल्ला ही झाड़ लें कि कपिल सिब्बल इंडिपेंडेंट हैं, ये भी कहना बहुत गलत है, क्योंकि जो राज्यसभा के मेंबर आते हैं वो विधानसभा से चुनकर आते हैं और विधानसभा के विधायक उनको वोट देते हैं। तो जो जिन्होंने चुनकर भेजा वो उनका रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं। आज वो इंडिया अलायंस के पार्ट है, इंडिपेंडेंट होने के बाद भी वो इंडिया अलायंस के पार्ट है। ये राज्यसभा की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। चलिए, मैं उस बात को नहीं कह रहा हूँ। सेम जो सलाहकार बोल रहे हैं तो सलाहकार के आधार पर नीतियां बनेंगी। तो यानी मटन, मच्छी, मंगलसूत्र, पाकिस्तान, वोट जिहाद, अब ये सब मुस्लिम आरक्षण ये विपक्ष लेकर आया। नहीं, देखिए, अब आप ये देखिए, अगर कोई भी पार्टी कहती है कि भारत में बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा तो इसका मतलब क्या निकालेगा? कोई भी आप जैसे ये कहते हैं, कांग्रेस ये कहती है कि SC/ST का आरक्षण खत्म हो जाएगा। कहाँ लिखा था बीजेपी ने? कहाँ कहा बीजेपी ने? कहीं भी नहीं कहा। तो जैसे इन्होंने कहा कि भाई SC/ST आरक्षण खत्म हो जाएगा, नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ठीक, जल्दी से जवाब दीजिए राहुल जी। जी, पहले तो मैं बता दूं, निपुण भाई ने पूछा था पहले कि 30 लाख नौकरियां तो सरकारी भरी जाएंगी, तो उसमें जो SC/ST के लिए, जो दलितों के लिए जो रहता है रिजर्वेशन, उनको नौकरी मिलेगी। तो पहली बात वो है कि जो हमारे आरक्षित लोग हैं उनको नौकरी मिलेगी, संविधान उनको ये राइट देता है। तो ये 30 लाख में से उनको लाखों नौकरी मिलेगी। बाकी 50% वुमेन रिजर्वेशन लाए हैं, महिलाओं को आधी नौकरी मिलेगी, 50%। उसके बाद ये बोल रहे थे कि बाकी के युवा प्रोग्राम के लिए क्या है। बाकी के युवा के लिए पहली बार राइट टू अप्रेंटिसशिप का कानून कोई भी वर्ल्ड में कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं लाई है कि जैसे राइट टू एजुकेशन यूपीए सरकार में आया, राइट टू इंफॉर्मेशन आया, फूड सिक्योरिटी बिल आया। तो ये कानून है, ये आपको लागू करना ही पड़ेगा और लोगों को मिलेगा। तो RTE को 12th स्टैंडर्ड तक मुफ्त शिक्षा देने का, उसको RTE में लाने का प्रयोजन है हमारा। ओके, लिसन टू मी, दैट इज इन आवर मैनिफेस्टो, यू कैन गो एंड रीड सर। ठीक है। उसके बाद इन्होंने पूछा कि आप महिलाओं को 1 लाख रुपया कहाँ से देंगे, गरीब महिलाओं को। हम कह रहे हैं कि वहीं से देंगे जहां से 16 लाख करोड़ रुपए लोन वेवर मिल जाता है खरबपतियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, तो हम वहां से देंगे। ठीक है। और हम कह रहे हैं कि और हमारा जहां तक 5 न्याय 25 गारंटी है उसमें युवा भी आते हैं। हमने नौकरी की बात की है। फूड सिक्योरिटी बिल जो ये प्रधानमंत्री बोलते चलते कि हम 5 किलो राशन दिए, ये मनमोहन सिंह के टाइम में यूपीए में पास हुआ था, इन्होंने 7 साल बाद लागू किया। हम किसानों को मिनिमम MSP देंगे। और उसके बाद देखिए, किसानों का कर्जा माफी का जब बात किए तो ये क्वेश्चन उठा, 72,000 करोड़ यूपीए के दौरान माफ हुआ किसानों का कर्जा। इस बार भी गारंटी में हमारे है कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। पूर्वांचल में आके और आप किसानों को मतलब कर्जा माफी की आप गारंटी भी नहीं दे रहे। एक तो इनकी गारंटी थी कि 10 साल में 20 करोड़ नौकरी देंगे, जो इन्होंने पूरा नहीं किया। 15 लाख तो आ गए, आप देख लिए, हम लोग विश्व गुरु बन चुके हैं। मणिपुर में 1.5 साल हो गया, वायलेंस अभी तक चल रहा है, ये एक बार भी नहीं गए हैं। तो ओवरऑल आई कैन टेल कि हमने जो महिलाओं के लिए, बुजुर्गों की, आप देखिए कि ये जो 1 रैंक 1 पेंशन लेके आए, उसमें हमारे रिटायर्ड आर्मी के लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ा, पुलिस की लाठी खानी पड़ी, उनका पॉकेट फाड़ दिया, जिन पे उनके मेडल्स थे उनकी टोपी उछाल दी। नहीं तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना राहुल जी, चुनाव हुआ, मुद्दों के आधार पर चुनाव हुआ क्या? मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे तो सारे मुद्दे ही चुनावी जो ग्राउंड लेवल के हैं। आप देखिए ना कि हम तो युवाओं की ये नौकरी का ये कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। निपुण जी देखिए, मैं राहुल जी से पूछा था 30 लाख युवाओं को रोजगार आपने देश सरकारी नौकरी दे दी, बाकी का क्या इसका उत्तर नहीं दिया। इन्होंने कहा यहाँ से दे देंगे, वहां से दे देंगे। मैंने पूछा कि कितनी महिला आपने चिन्हित की है, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ कांग्रेस पार्टी के अंदर। आप राहुल जी जब आप बोल रहे थे मैं बिल्कुल बोला, राहुल जी मैं बोला, राहुल जी मैं बोला जब आप बोल रहे थे, राहुल जी ऐसे नहीं, मैं भी टोक सकता था आपको, मैं भी आपको टोक सकता था ऐसे। आप झूठ बोल रहे थे, आपने कहा कि 16 लाख अब पूंजीपतियों का। फिर सुनिए राहुल जी फिर वही बात करें, आप कहते हैं संविधान बचाओ, आप राहुल जी कहते हैं संविधान बचाओ, राहुल जी हाँ या ना, राहुल जी आप कहते हैं संविधान बचाओ, राहुल जी मेरे प्रश्न को तो संविधान बचाओ बोलते हैं ना,
जी हाँ या ना बोलते हैं ना, तो वो संविधान मुझे भी अधिकार देता है बोलने का, बोलने दीजिए। अगर आप संविधान बचाव की बात करते हैं बोलने दीजिए। आप झूठ बोले, मैं नकाब आपको उतारूंगा। आपने क्या 16 लाख लोगों को राइट आउट किया है, आपको मुझे बता दीजिए राइट आउट का मतलब क्या है? राहुल जी, राइट आउट का मतलब क्या है? आप कुछ भी बोलते हैं, राइट आउट का मतलब क्या है? इसका मतलब बता दीजिए। आपको नहीं पता है, आपको ना तो कानून की जानकारी है। मैंने आपसे पूछा कितनी महिलाओं को आपने चिन्हित किया, आपके वहां से ये मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के बंदा थोड़ी ना पूछ रहा हूँ, मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट में जनता की आवाज आपसे पूछ रहा हूँ। तो केवल तुम्हारी हवा मत छोड़िए, कुछ प्रैक्टिकल बात बोलिए, कुछ आधारित बात बोलिए, जमीन की बात बोलिए। आपने अपने टाइम पे स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की। स्वामीनाथन की रिपोर्ट कब आ गई थी? हाँ आई थी। कब आ गई थी? किसके दौरान आई थी? यूपीए काल में आई थी। ये चीज देखते हैं। आप तो आई थी, फिर लागू क्यों नहीं की थी? वेट किसके कर रहे थे आप? भाई उसको लागू करने में उसको लागू करने के लिए दे देंगे। मैंने लेकिन इन लोगों ने 2014 में लागू इकोनॉमिकल बजट को कैसे डिसाइड करेंगे? आप एक महिलाओं का डाटा ही नहीं है, आपको नहीं पता भारत में कितनी गरीब महिलाएं, बता दीजिए। विपक्ष के पास डेटा होता है कि सरकार के पास डेटा होता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं लाइव टीवी पे? आप लाइव टीवी पे बैठ के सरकार की तरफ से ये क्या बोल रहे हैं? डेटा सरकार के पास होता है, जो सरकारी डेटा होगा, जो भी गरीब महिलाएं होगी, आपको पता है कि एनडीए वो डेटा है। केसी जैन साहब जब तक जुड़ते हैं, लेकिन एक मिनट बैठक सिर्फ बैठक एक मुद्दा भी है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। अशोक जी, लाइव में कमेंट आया है केसी जैन साहब तब तक 5G की सुविधा उपलब्ध हो जाए तब तक मैं एक सवाल आपसे जानना चाह रहा था। सवाल का खाली मैंने आंसर दिया है, मुझे बोलने का आपने मौका नहीं दिया सर। राहुल जी, लेट मी स्पीक फॉर 2 मिनट्स। राहुल जी कितनी देर बोलना चाह रहे हैं आप? आप जितनी देर बोले, लेकिन आपने अभी तक मुझे मौका नहीं दिया। आपको मौका नहीं दिया? नहीं दिया। आपने इनके 2 सवाल का जवाब आपको मैंने मौका नहीं दिया, आप ये कह रहे हैं। और आपने ये भी कहा कि अगर इस कार्यक्रम में एक मिनट सर, एक मिनट राहुल जी सुन लीजिए। तो आप ऐसी बातें ना क्या करें। राहुल जी एक मिनट सुन लीजिए सर, एक मिनट सुन लीजिए। अगर इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा बोलने का मैंने आपको मौका नहीं दिया होगा तो मैं अपनी पत्रकारिता छोड़ दूंगा। नहीं बिल्कुल नहीं, इनके सवाल अगर आप इस शर्त को लेकर तैयार हैं तो बताइए कि आप या तो राजनीति से संन्यास लीजिएगा या तो मैं पत्रकारिता छोड़ूंगा। बोलिए। नहीं पहले तो देखिए, आप पत्रकार हैं, आपको पहले एंकर हैं। आपने मुझे डायरेक्ट कहा कि आपको बैठना है कि नहीं। सर मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कम से कम तर्कों पर बहस करें ना। थोड़ा सा तर्कों पर बहस करें तो ज्यादा सही रहेगा। अशोक जी को देखिए, आप अगर काबिल प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो दूसरों को सुनना पड़ेगा आपको। बस मैं आपसे यही कह रहा हूं, मैं आपसे इतनी देर से यही दरख्वास्त कर रहा हूं। आप अगर इसी तरह से बहस करेंगे तो सर कोई औचित्य नहीं है ना, है ना? दर्शक देख रहे होंगे, कहेंगे कि क्या आप अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर। करने दीजिए ना सर, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो एक मिनट सर, यहाँ मैं चिल्लम चिल्ली वाला कार्यक्रम नहीं करता हूं सर। आप उससे बहस कर लीजिए 1 मिनट, लेकिन राहुल जी प्लीज एक एक करके अपनी बात को रखिए, पूरा वक्त मैं आपको दूंगा। अशोक जी के पास जा रहा हूं मैं। अशोक जी, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था, क्योंकि लाइव में ये कमेंट आया, बोले कि अब बैठक आप लोगों ने बुला ही ली है तो कम से कम इस बार एक नेता तो तय कर लीजिएगा कि गठबंधन का आपका चेहरा और नेता कौन है। लाइव में कमेंट आया। देखिए तिलक जी, हमारे संविधान में व्यवस्था है कि जब विधानसभा का चुनाव होता है तो विधायक सिलेक्ट करते हैं अपना नेता, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो चुने हुए सांसद नेता का चुनाव करते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो थोपा जाता है नेता, वो एक तरह से डिक्टेटरशिप होती है, एक तरह से तानाशाही होती है। तो यानी आप ये कह रहे हैं अशोक जी कि मनमोहन सिंह जी को सभी सांसदों ने चुना था? बिल्कुल। अच्छा, सभी सांसद अगर नहीं चुनते तो 10 साल प्रधानमंत्री कैसे रहते? नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। सभी सांसदों ने तय किया और मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। जी नहीं खुलकर बोलिए, अब हिचकिचाइए मत। नहीं देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी मेजर पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी ने सिलेक्ट किया कि हमारे कांग्रेस के सांसदों ने सिलेक्ट किया, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सांसदों ने सिलेक्ट किया और विपक्ष के लोगों ने भी उनके नाम पे सहमति दी, तभी तो प्रधानमंत्री बने। और अब क्या करना चाहते हैं? नहीं मैं तो, आपने क्योंकि ज्ञानवर्धन किया कि सभी सांसदों ने मिलकर तय किया मनमोहन सिंह जी का नाम, तो मैं वही पूछ रहा था आपसे बस। नहीं देखिए, दूसरी बात मैं आपको बता दूं तिलक जी, हमारे इंडिया गठबंधन में जो भी नेता होगा प्रधानमंत्री पद का चेहरा, वो बहुत जल्द फाइनल हो जाएगा। और उसके अलावा जो भी नेता होगा, मैं फिर वही कहूंगा, जो भी नेता होगा कम से कम वर्ल्ड क्लास का
लायर नहीं होगा, वर्ल्ड क्लास का झूठा नहीं होगा, वर्ल्ड क्लास का भ्रम फैलाने वाला नहीं होगा, इस देश में धार्मिक और सांप्रदायिक माहौल को खराब करने वाला नहीं होगा। तो ये 1 जून से 4 जून के बीच तय कर लेंगे आप लोग? ये देखिए, फिर ये हमारे गठबंधन की स्ट्रेटेजिक मीटिंग है और इसमें क्या क्या मुद्दे डिस्कस होंगे, ये हमें लगता है कि 1 तारीख को शाम तक प्रेस ब्रीफिंग में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, शाम तक तय हो जाएगा, मतलब जो अब तक तय नहीं हो पाया वो कुछ ही घंटों में आप लोग तय कर लेंगे? देखिए, बहुत सारी चीजें तिलक जी तय होती हैं, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में कब लानी है, ये गठबंधन की एक स्ट्रेटजी होती है बताने की। ये कोई जरूरी नहीं कि आज हमने जो चीज तय किया तिलक जी, वो चीज हम आज ही बता दें आपको। हो सकता है समय आने पे वो चीज पता चले। तो ऐसा नहीं कि उस दौर में हमारा डिसीजन नहीं हुआ है, हमारा डिसीजन हो सकता है हुआ हो, और हम समय का इंतजार कर रहे हैं, जब समय आएगी तो हम इसको डिस्क्लोज करेंगे। अच्छा, यानी 1 तारीख को आप लोग जो है वो तय करोगे और 4 तारीख को ऐलान करोगे? नहीं, अब देखिए, आप अपनी बात मेरे मुंह में डाल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि 1 तारीख को जो बैठक हो रही है उसमें ये बैठक में ये डिसाइड होगा कि जिस तरह से जनता ने महंगाई से तंग आकर के, अग्निवीर से तंग आकर के, पेपर लीक से तंग आकर के जो इनको सियाफ किया है, इनकी विदाई समारोह हम लोग कैसे आयोजित करें। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि मोदी सरकार चूंकि 10 साल रहे हैं और पूरा देश दुनिया में इन्होंने नाम भी रोशन किया देश का, और इतना बड़ा नाम रोशन किया है कि पर कैपिटा इनकम में हम 136वें नंबर पे आ गए। इतना बड़ा नाम रोशन किया मोदी सरकार ने कि आप लोग भी खतरे में आ गए। प्रेस फ्रीडमशिप इंडेक्स में 152 नंबर पे मीडिया आ गई। इतना बड़ा नाम रोशन हुआ हमारे देश का कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम 134वें नंबर पे। जैन सारी चीजें हैं। जैन साहब, ये अशोक जी इतने बड़े बड़े मुद्दे गिनवा रहे हैं। हमने तो देखा पहला चरण मटन और मछली पर आया, दूसरा चरण मंगलसूत्र पर आया, तीसरे चरण में पाकिस्तान की एंट्री हो गई, चौथे चरण में वो वोट जिहाद आ गया, 5वें चरण में अडानी और अंबानी आए, वो टेम्पू भर के पैसे वाला मसला, और फिर कहीं बेरोजगारी तो है ही नहीं जैन साहब, कहीं सुना आपने बेरोजगारी मुद्दा था? देखिए चावला जी, उसका कारण सबसे बड़ा ये है हाँ, कि कांग्रेस पार्टी दिग्भ्रमित है। साथ ही साथ जो इनके गठबंधन की बात हो रही है, गठबंधन नाम का कहीं पे भी कोई इंडी गठबंधन दिखा नहीं जैन साहब, मैंने कहा बेरोजगारी मुद्दा था क्या? देखिए चावला जी, ये लोग अगर बेरोजगारी की बात करते हैं हाँ, तो उस पे ये स्वयं फंस जाते हैं। नहीं ये नहीं, समाजवादी पार्टी मुद्दा था कि नहीं, ये बताइए। नहीं, समाजवादी पार्टी के साथी बैठे हैं, ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि 500 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता समाजवादी पार्टी दिया करती थी। सर उनको भत्ता छोड़िए, आपने तो नौकरी दी थी ना लोगों को पकड़ पकड़ के 2 करोड़। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि बेरोजगारी मुद्दा था इस चुनाव में, 6 चरण में कहीं सुनाई नहीं दिया बेरोजगारी। देखिए इनके मुद्दे तय ही नहीं हो पाए ना चावला जी। नहीं तो आपने तो तय कर दिया था ना। पहले चरण में ही मटन और मच्छी आ गया, दूसरे चरण में मुसलमान आ गया, तीसरे चरण में पाकिस्तान आ गया, फिर अडानी अंबानी आ गया, और फिर उसके बाद जो है वो जो वोट जिहाद भी आ गया, और वो भी आ गया मां से, जो मैं बोल नहीं सकता। नहीं, अगर आज की बात करें तो अगर आप कहेंगे कि आरक्षण का मुद्दा आ गया तो क्यों नहीं आ जाएगा? नहीं तो फिर ये मुजरा कहां से आ गया साहब? ममता जी ने साफ साफ कहा कि हम हाई कोर्ट का निर्णय को नहीं मानेंगे। ये मुजरा कहां से आ गया चुनाव में? हाई कोर्ट का निर्णय नहीं मानेंगे, किसने कहा? जैन साहब, मुजरा क्या मुद्दा है? नहीं देखिए, मुद्दे तय कौन कर रहा है? किसने कहा? कोई बात होती है, बात का जवाब तय होता है। जैन साहब, ये बात का जवाब था, जवाब तय होता है। ये जवाब आप एक चीज जान लीजिए चावला जी, इस लास्ट के 7वें चरण में भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी संख्या में और बड़े बहुमत से सीटें जीत रही। सर, जो जनता चाह रही थी उन मुद्दों पर चर्चा हो पाई? सरकार बनना तय है सर, ठीक है, आप जो भी सरकार बनाइए। मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे उदाहरण के तौर पर इंटरनेशनल लेबर फोर्स का सर्वे बताता है कि देश का टोटल बेरोजगारी में 85% युवा बेरोजगार है। क्या चर्चा हुई? रोजगार किसने दिए थे आज तक? ये क्या चर्चा करेंगे? मैं आपकी बात कर रहा हूं सर, आपने तो दिए ना रोजगार। हमने नौकरी छीन ली क्या? ये किसानों की बात, नौकरी छीना और नौकरी देने में फर्क होता है साहब। 2.5 लाख करोड़ रुपए हमने किसानों के खातों में डायरेक्ट भेजा। सर, आप कह रहे हो कि आपने देश की अर्थव्यवस्था को 4 चौबंद लगाए।
एक मिनट, देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर आ गई। मुझे एक बात बताइए, जैन साहब, बहुत सारे सवाल आपके आ गए चावला जी। जैन साहब, क्या करूं सर, सत्ता में सवाल पूछने की आदत है मेरी। या तो आप कहिए कि ये विपक्ष में बैठे हुए नेता, इनसे सवाल करूं जैसे सब लोग करते हैं। अब मुझे जवाब दे लीजिए। तो जैन साहब सवाल तो ले लीजिए, आप मुझे बताइए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, एक छोटी सी गुजारिश, एक छोटी सी गुजारिश भी है, इसे चैलेंज भी समझ लीजिए। चलिए, आज आप जो है, जब से ये चुनावी प्रचार शुरू हुआ तब से लेकर आज तक, आप मुझे बताइए कोई एक शब्द भी इकोनॉमी को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने बोला हो, अर्थव्यवस्था को लेकर? बिल्कुल कहानी कि भारत देश 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत देश की ख्याति बढ़ी है। आपने एक शब्द भी बोला हो इकोनॉमी को लेकर? हथियारों का, आज हम हथियारों का निर्यात कर रहे हैं, जबकि डिफेंस के क्षेत्र में सिर्फ आयात करते थे। इकोनॉमी शब्द कितनी बार इस्तेमाल किया आपने? आपने हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, लव जिहाद, वोट जिहाद, लखनऊ में होने जा रहा है, मुस्लिम आरक्षण, मंगलसूत्र, सब पर तो चर्चा हुई, इकोनॉमी पर चर्चा हुई। हमारे देश का एजुकेशन बजट कितना है इस वक्त? अरे चावला साहब, आप इकोनॉमी कहिए या अर्थव्यवस्था कहिए, अगर मोदी जी ने कहा कि भारत देश 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है, हम इसको तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर लेकर के जा रहे हैं। बताएंगे, मार्गदर्शन करेंगे, कितना एजुकेशन बजट कितना है हमारा पर व्यक्ति? देखिए, हम बजट पे आज चर्चा नहीं कर रहे हैं चावला जी। अच्छा, बजट पे मैं तो मुद्दे की बात कर रहा था सर। इसी एजुकेशन बजट को बढ़ाने का दावा आपने किया था, कभी चर्चा कहाँ हुई मुद्दों पर? चावला जी, हमने जितने भी अपने मैनिफेस्टो में जो कुछ भी हम लेकर के आए थे उसको हमने 20 करोड़ जॉब। अभी आपने किसानों का मुद्दा उठाया, कांग्रेस के साथी। अब राहुल जी का ऑडियो रहेगा, फिर निपुण जी और अशोक जी आपके पास आ रहा हूँ। ये कह रहे हैं मुद्दों पर चर्चा हुई, अब राहुल जी का ऑडियो रहेगा, सिर्फ राहुल जी बोलेंगे अब। और राहुल जी, आपको पूरे गिनती के मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, अपनी बात को रखिएगा और फिर उसके बाद प्लीज विक्टिम कार्ड मत खेलेगा, पूरे 2 मिनट आप। नहीं, देयर इज नो विक्टिम कार्ड प्लेइंग। ठीक, ऑल आई वांट टू से कि ये प्रधानमंत्री ने इस देश में कम्युनल बिहेवियर खराब करने की कोशिश की है, डिफरेंट कम्युनिटीज में लड़वाने की कोशिश की है। आपने सब कुछ बोल दिया अपने मुंह से कि हर फेज में क्या क्या इन्होंने बोला और कहां तक पहुंच चुके हैं, तो मैं दोबारा ये नहीं बोलूंगा। एक चीज आपने नहीं बोला वो मैं बोल दूं कि बहुत शर्म की बात है कि भारत जैसा, भारत माँ बोलते हैं हम लोग, भारत माँ का प्रधानमंत्री एक मास रेपिस्ट के जानते हुए चिट्ठी लिख चुकी थी, दिल्ली के सब लोग जानते थे, बीजेपी के सब लोग जानते थे कि प्रज्वल रेवन्ना के गलत वीडियोस घूम रहे मार्केट में, एंड स्टिल उसने जाके एक मास रेपिस्ट के लिए नरेंद्र मोदी जी ने वोट मांगा। ये बात से मुझे घृणा होने लगी है इनसे कि ऐसा आदमी, एंड ही वांट्स टू बी अ पीएम फॉर अनदर 5 years एंड पार्टी इज सपोर्टिंग देम। महिलाएं, इनकी पार्टी की महिलाएं भी सपोर्ट कर रही हैं। भाई पहले महिलाओं को सपोर्ट करो। तो ये लगातार देखा गया है कि कैसे इन लोगों के, मतलब पार्टी के जो भी लोग हैं गलत करते हैं तो ये उनके लिए खड़ा हो जाते हैं। कुलजीत सिंह सेंगर हो, हाथरस में देखिए एक बच्ची का रेप हुआ, 18 दिन भर्ती रही हॉस्पिटल में, उसका जैसे ही मरी पुलिस ने उसे जला दिया। हम लोग जानते तक नहीं है कि वो पुलिस वाले कौन थे, उनके साथ क्या कार्रवाई हुई। तो सरकार मिली हुई थी के आपके साथी, तो इसलिए बिल्किस बानो से रखा इन्होंने छोड़ दिया, रेपिस्टों को इन्होंने छोड़ के फूलमाला पहनाया और संस्कारी बोला। तो मोदी जी का पुराना नाता है बाबू बजरंगी से, गुजरात से। और मैं कह रहा हूं कि इसमें ये लोग कहते हैं कि पार्टी का चेहरा क्या है आपका, पार्टी का चेहरा क्या है आपका भी तो पार्टी का चेहरा क्या है? आपका भी पार्टी का चेहरा क्या है? यही ना है कि 2 आदमी है, यही 2 लोग है ना, हीरो ऑफ हेट्रेट एंड अमित शाह। देखिए इंडिया टुडे इनके लिए क्या लिखता था। तो ये तो जो न्यूज चैनल जो आप लोगों ने लिखा ना, सुनिए, इनके बारे में इन लोगों ने देश में क्या करके ये लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। लोगों को बांट के आप भारत को कमजोर कर रहे हैं। मंत्री को आपने कहा और कोई हाथ रखे हुए हैं। हमारे न्याय पत्र के बारे में झूठ बोले, कहा अपने न्याय कुछ आपने नहीं कहा, इनका कुछ है ही नहीं। क्या कुछ नहीं कहा आपने? अरे भाई, कांग्रेस इकलौती पार्टी है, निपुण भाई बैठे हुए, निपुण भाई को पूछिएगा, इकलौती पार्टी है। तो जब लोहिया का संदिग्ध मौत हुआ तो मर्डर हुआ, मैं कहूंगा पे एक सीबीआई का जज मारा गया, लेकिन इस सरकार को इंक्वायरी आई 2019 में पुलवामा पे वोट मांगती है, पुलवामा पे इंक्वायरी नहीं बिठा पाए। और A+B का ब्रैकेट को समझ में नहीं आता है। मैंने आपको 3 मिनट दिए राहुल जी, बिना रोके बिना टोके। अब ऑडियो निपुण जी और अशोक जी का रहेगा। अशोक जी, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं,
एक बात जानना चाह रहा हूं, सिर्फ एक बात। अशोक जी का ऑडियो, आपके आकलन के मुताबिक इन 6 चरण को गुजर जाने के बाद, क्योंकि मैंने एक एक फेस वाइज बताया कि कौन सा मुद्दा किस वक्त उठा, ईमानदारी से बताइएगा कि क्या मुद्दे के आधार पर चुनाव हो पाया? यही तो मोदी जी की स्ट्रेटजी है कि मुद्दे से भटका दो और जनता को दूसरे तरफ डाइवर्ट करके वोट ले लो। यही वो करते आए हैं शुरू से लेकर मुद्दे पर लेकर आए चुनाव। बिल्कुल, देखिए इंडिया आप भी तो पीडीए की बात कर रहे थे सिर्फ। मैं बता रहा हूँ तिलक जी, हम लोग मुद्दों की बात के अलावा कोई बात ही नहीं किए। आपने पीडीए की बात की सिर्फ। आप पीडीए की बात किए, हम लोग पीडीए की बात सिर्फ नहीं किए। हम लोगों ने इसके अलावा केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त करने की बात की, हमने किसानों की बिजली माफ करने की बात की, हमने किसानों के कर्जे माफ करने की बात की, हमने नौजवानों की फीस जो एजुकेशन का जो महंगी एजुकेशन को सस्ती करने की बात की। हमने फाइनल कमेंट प्लीज जल्दी से। एक बड़ा दिलचस्प कमेंट आया जैन साहब, फाइनल कमेंट आपका लूंगा। हाँ तिलक जी, मैं इसमें बोल रहा हूँ कि ये पहली सरकार है जिसने अपना श्वेत पत्र अपने कार्यों को लेकर जारी किया। और जब हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं तो भी ताजे मुद्दे जो हैं उनको उठाने की जरूरत नहीं है, कोई उठा ही नहीं रहा। ना स्वाति माल का मुद्दा है, ना राधिका खेड़े का मुद्दा है, राजस्थान में जब पहले सरकार से इसका मुद्दे नहीं है। कुल मिला के अगर आप देखते हैं तो कि मैं सिंपल सी बात एक लाइन बोल रहा हूँ लास्ट में, मैं ये कह रहा हूँ सरकार ने अपना एजेंडा शुरुआत में बोला कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था को तीसरी बना देंगे, साथ में 2047 में भारत बना देंगे। विपक्ष को चाहिए था जो मुद्दे थे उन पे अड़िग रहना था। अभी बोला बड़ा दिलचस्प कमेंट आया लाइव में और इसको क्रॉस चेक भी करिएगा। वो कह रहे हैं कि ये आप लोग कह रहे हो कि भाई सब कुछ ऑल इज वेल है, ये अजीत पवार जी कहाँ हैं आजकल? वो महाराष्ट्र वाले जिनको कभी देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि चक्की पीसिंग पीसिंग एंड पीसिंग, वो कह रहे हैं कि आज वो लाइव में कमेंट है, कह रहे हैं कि कहाँ है आजकल अजीत पवार जी? दिखाई नहीं दे रहे, आप लोगों के चुनाव प्रचार में आ नहीं रहे। देखिए चावला जी, माननीय मोदी जी के चेहरे पर ये चुनाव हुआ है और जो हमने काम किया है अपने काम को लेकर के जनता के बीच में गए। नहीं, वो तो आपके अलायंस पार्टनर है ना। 13 मई से कह रहे हैं कि नदारत हैं, चौथे चरण की वोटिंग के बाद से कहीं दिखाई नहीं दे रहे प्रचार करने के लिए। देखिए चावला जी, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम जो चीज कह रहे हैं हम अपने मुद्दों पर स्थित हैं, साथ ही साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए 14 मई देश के प्रधानमंत्री के नामांकन में नदारत थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव के बाद कुछ बड़ा होने वाला है महाराष्ट्र में? सर तीसरी नहीं, आप पहली भी बनिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं महाराष्ट्र में कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला। 14 मई देश के प्रधानमंत्री के नामांकन से भी नदारत थे अजीत पवार। 15 मई को उनका बकायदा देश के प्रधानमंत्री का रोड शो था, वहां पर भी नहीं आए। 15 मई को नासिक में प्रधानमंत्री की सभा थी, वहां भी नहीं आए अजीत पवार। देखिए बहुत सारे लोग हैं, गठबंधन के भी बहुत सारे लोग हैं, तमाम सारे सब लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप एक चीज जान लीजिए, नहीं अजीत पवार का कहीं दूरी तो नहीं भंग हो रहा आपसे? नहीं, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता पूरी अपने दृढ़ संकल्प के साथ, पूरी मेहनत के साथ इस चुनाव में लगा है और इस चुनाव का परिणाम 4 तारीख को देखिएगा। मैं अजीत पवार की बात कर रहा हूं जैन साहब, अजीत पवार की। नहीं, हम अजीत पवार के तमाम सारे अजीत पवार है, एक अजीत पवार थोड़ा ना है पार्टी में, हर पार्टी में होते हैं, हर पार्टी में होते हैं। एक अजीत पवार नहीं है, ये हर पार्टी में होते हैं। मुस्कुरा रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूं, हर पार्टी में होते हैं। नहीं, क्या मतलब अजीत पवार हर पार्टी में होते, एक अजीत पवार नहीं होते? देखिए दूसरी अशोक जी मुस्कुरा रहे, कुछ कह रहे हैं। अशोक जी जाते हैं, रुकते हैं, तमाम सारी चीजें होती हैं। अशोक जी का अगर मेरा देखिए मेरी आवाज सुन पा रहा हूँ पीसीआर, तो अशोक जी का ऑडियो उठाइए। माननीय मोदी जी के काम पर ये चुनाव हुआ है। तिलक जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम केसी जैन साहब जो है यहाँ बैठ के चैनल तो सही बोले कि भाजपा में कोई एक अजीत पवार थोड़ी है, बहुत सारे हर पार्टी में होते हैं। इस बात पे मुझे हंसी आई और अच्छा भी लगा। हर पार्टी में होते हैं। कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला महाराष्ट्र में चुनाव के बाद? देखिए चावला जी, अभी तो चुनाव चल रहा है, अभी आखिरी चरण का चुनाव बाकी है। ठीक, और चुनाव के बाद माननीय मोदी जी फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले। नहीं, मैं अजीत पवार की बात कर रहा हूं। आप बाकी तमाम सारी चीजें और चुनाव के बाद उस पर हम लोग चर्चा। चलिए ठीक है, ओके, चुनाव के बाद तय होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, आपका भी, जैन साहब आपका भी, निपुण जी आपका भी, और अशोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी सियासत में कई अध्याय लिखे जाना बाकी है, लेकिन सबसे बड़ा अध्याय लिखा जाएगा 4 तारीख को। कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन एक नया इतिहास लिखना तय है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।